हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल समता एजुकेशन ट्रस्ट पर। और मैं हूं आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज का एजुकेटर नवदीप सिंह। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से चर्चा की थी कि इंडियन बैंकिंग की हिस्ट्री क्या रही है, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर का। यानी भारत की बैंकिंग की संरचना, भारत की बैंकिंग की प्रणाली किस तरह से है, किस तरह से ये कार्य करती है, कौन है इसके ऊपर की बॉडी और किस तरह से इसका निगमन होता है, इस सभी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो आगे बढ़ करके सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बैंकिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, एक कोई भी बैंक जो कि भारत में ऑपरेट कर रहा है या उसकी शाखाएं भारत में ऑपरेट कर रही हैं, यह बैंक का मतलब होता है कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, कहने का मतलब जमा को स्वीकार करता है, और लोन देता है या किसी को उधार देता है, ऋण देता है। लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना तो बैंकिंग है। पर क्या आजकल बैंक्स सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैंक्स आजकल एक और बिजनेस पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना चुके हैं और वो है इंश्योरेंस। बैंक और इंश्योरेंस को मिला करके एक टर्म यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है बैंक अश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस का मतलब ये कि आज आप देखें, अगर किसी आईसीआईसीआई बैंक की देखें तो उसकी भी इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अगर आप देखें एचडीएफसी को तो एचडीएफसी की भी एक इंश्योरेंस एजेंसी है जिसका नाम है एचडीएफसी लाइफ। एसबीआई को देखें तो एसबीआई भी एसबीआई लाइफ, पीएनबी को देखें तो पीएनबी भी मेट लाइफ। तो इस तरह से इंश्योरेंस के सेक्टर में भी आजकल बैंक्स पूरी तरीके से पकड़ बना चुके हैं। और इसके अलावा एक और सेक्टर है जहां पर बैंकों की पकड़ पूरी अच्छे तरीके से बन चुकी है, और उस सेक्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब, जब भी बैंक आपका कोई डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आपसे वो ट्रेडिंग भी करवाते हैं। आप शेयर्स में पैसे लगा सकते हैं, आप कैपिटल मार्केट में जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें खरीद सकते हैं और इस डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मतलब कि बैंक इंश्योरेंस, बैंक बैंकिंग और बैंक इन्वेस्टमेंट। तो अगर समझा जाए बैंक को, तो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कैरीज आउट एवरी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी इन अ कंट्री। और देखिए, इन तीनों के अलावा कोई और फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं होती है जो भारत के अंदर होती हो। तो बैंकिंग अलग है, परंतु बैंक एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो हर तरह की वित्तीय गतिविधियों को भारत के अंदर अंजाम देता है या उसे करता है। अब यदि हम इस बैंकिंग शब्द पर आते हैं, तो बैंकिंग शब्द के अंदर सिर्फ और सिर्फ जमा करना और उधार लेना ही नहीं, आप देखें इसकी सुविधाओं में अलग अलग, जैसे पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन करवाने की सुविधा, फिक्स डिपॉजिट कराने की सुविधा, मोबाइल बैंकिंग कराने की सुविधा, कस्टमर केयर से आपको अपने किसी भी शिकायत का निवारण पाने की सुविधा, क्रेडिट व डेबिट कार्ड की सुविधा। आजकल जो बैंकिंग है, बैंकिंग का अगर आप स्कोप देखें तो बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका है। बैंकिंग के स्कोप में बहुत सारी दुनिया भर की चीजें आने लगी हैं, जिनमें से कुछ आपके सामने हैं और आप इनको देख रहे हो। तो बैंक के बारे में और बैंकिंग के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। बैंक जो कार्य करता है, जो उसका कोर कार्य है, वही कोर कार्य बैंकिंग कहलाता है। और इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को अगर हम लोग देखें, तो भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ऊपर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई ही भारत की बैंकिंग प्रणाली का नियामक है, यही भारत की बैंकिंग प्रणाली को चलाता है। और आरबीआई की बैंकिंग प्रणाली में आरबीआई ने बैंकों को दो तरीके से बांट रखा है, जिनमें से पहला है शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा है अनशेड्यूल्ड बैंक, या जिनको नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स बोलते हैं। अगर शेड्यूल्ड बैंक्स की बात करें तो शेड्यूल्ड बैंक्स भी यहां पर देख रहे हैं आप, दो टाइप्स के हैं, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और दूसरा शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक का मतलब होता है वाणिज्यिक बैंक, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं। इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं, यानी कि सरकारी बैंक जो हैं उनको पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। वो एसबीआई और साथ ही साथ जितने भी नेशनलाइजेशन के फेज में नेशनलाइज्ड हुए थे वो सभी के सभी। इसके साथ साथ जो फॉरेन बैंक होते हैं, जिनकी हेडक्वार्टर्स कहीं इंडिया से बाहर हो परंतु वो भारत के अंदर ऑपरेट करते हो, उन्हें भी इसी में शामिल किया जाता है। और उसके बाद आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कैटेगरी, जिन्हें आरआरबीज कहा जाता है, रीजनल रूरल बैंक।
और इन बैंकों का भी कार्य कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक जैसा ही है, जो कि पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। बाकी जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो सब भी कमर्शियल की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंकों का कार्य होता है स्कोर बैंकिंग करना। लेंडिंग एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इज द फंक्शन ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, लेंडिंग एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये याद रखेंगे आप लोग। अब आते हैं हम कोऑपरेटिव बैंक में। कोऑपरेटिव बैंक का काम होता है डेवलपमेंट का, ठीक है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की कैटेगरी में शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंकों को रखा गया है। अगर रूरल कोऑपरेटिव बैंकों की कैटेगरी में देखें तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए दो अलग से बैंक्स को स्पेसिफाई किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनमें देखें एससीबी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डीसीसीबी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और पीएसीएस यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये सब शॉर्ट टर्म रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की कैटेगरी हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इस तरह से सारे के सारे बैंक लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव रूरल बैंकों की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की कैटेगरी देखें तो एक है सिंगल और दूसरा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं, इनको डिटेल में जानते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी भारत में 1935 में, परंतु 1934 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट आया था उसकी दूसरी अनुसूची के सेक्शन 42(6)(a) के हिसाब से जिस भी बैंक को इस शेड्यूल में रखा गया है, जो इसके नियमों का पालन करते हैं, वही शेड्यूल्ड बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन नंबर 42(6)(a) और सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले बैंक्स शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाते हैं, अनुसूचित बैंकों की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जिस बैंक का 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से ऊपर का पेड अप कैपिटल है, जिसकी पूंजी 5 लाख या उससे ऊपर की होती है, वह अनुसूचित बैंकों की श्रेणी के लिए योग्य है। और बैंक एक तरह से कॉरपोरेशन के रूप में कार्य करना चाहिए, किसी के प्रोप्राइटरशिप में या किसी के पार्टनरशिप में एक फर्म, यानी कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम नहीं करना चाहिए इसे, कि किसी अंदर के स्वामित्व में आता है या किसी भी व्यक्ति की साझेदारी में इस फर्म को चलाया जा रहा है, जबकि इसे एक निगम के तौर पर कार्य करना चाहिए, कॉरपोरेशन के तौर पर, जिसकी सर्विसेज लोगों को बराबर उसी तरह से अवेलेबल हैं जिस तरह से और भी गवर्नमेंट सेक्टर की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो सारे के सारे शेड्यूल बैंक्स दो तरह की प्रिंसिपल फैसिलिटीज को जरूर एंजॉय करते हैं, यानी दो प्रमुख सुविधाएं इन्हें जरूर प्राप्त होती हैं। उनमें से पहला है कि ये लोन्स पाने के एलिजिबल हो जाते हैं, यानी ये ऋण पाने के एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी बैंक रेट पर ऋण देने की फैसिलिटी है वो सब इन्हें पूरी तरीके से मिल जाती है। तो ऋण देने की फैसिलिटी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है, इन सब के बारे में हम मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक में चर्चा करेंगे। नॉन शेड्यूल बैंक्स की जो कैटेगरी है ये सेकेंड शेड्यूल में शामिल नहीं है बैंक, यानी इन्हें लोकल एरिया बैंक के रूप में जाना जाता है, या यूं समझे कि ऐसे बैंक जिनका 5 लाख रुपए से कम कैपिटल होता है वो पेड अप कैपिटल वाले सारे के सारे गैर अनुसूचित बैंकों की कैटेगरी में आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के किसी भी सेक्शन में इन्हें उठा करके नहीं रखा गया है, ना तो ये किसी भी तरह का CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो रखने के लिए लाइबल है, और ना ही ये किसी भी तरह का रिजर्व RBI के साथ रखने के लिए लाइबल हैं। याद रखिएगा, जैसे बहुत सारे ऐसे रिजर्व होते हैं जो बैंकों को RBI के साथ रखने होते हैं, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक में उसे जरूर क्लियर करेंगे। तो इनका फंक्शन यानी इनका कार्य करने का तरीका किसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा है, जो कि लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से मदद करता है, आपसी आकांक्षाओं में मदद प्रदान करता है, उन्हें सहायता करता है। कमर्शियल बैंकों की कैटेगरी में अगर चर्चा की जाए तो कमर्शियल बैंक इंडिया के अंदर सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बैकबोन कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उन सभी आर्थिक गतिविधियों की बैकबोन कमर्शियल बैंकों को माना जाता है। अब देखें, चाहे सिटीजन की बात करें और चाहे बात करें इंडस्ट्रीज की, ये सारे के सारे
कहीं ना कहीं बैंकों से कनेक्टेड हैं, कमर्शियल बैंकों से इनका लेन देन होता है। तो देखिए, सिटीजन्स जो भी पैसा कमाते हैं वो सब का सब यहाँ पर सेफली रख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर चाहें तो लोन उधार भी ले सकते हैं जब उन्हें जरूरत पड़े तब। उन्हें घर बनाने के लिए, शादी के लिए, कार के लिए या बिजनेस के लिए कभी भी लोन की जरूरत पड़ सकती है। तो कमर्शियल बैंक हमेशा किसी भी नागरिक की मदद के लिए तैयार होते हैं, जो भी आवश्यकता उन्हें चाहिए उसे पूरा करने के लिए। पब्लिक सेक्टर बैंकों में कमर्शियल बैंक की पहली कैटेगरी इसे शामिल किया जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक हैं जो कि सरकार द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, या यूं समझिए कि इस पे 51% की हिस्सेदारी मिनिमम सरकार की होती ही है, और 49% या 49% से कम हिस्सेदारी पब्लिक की होती है या पब्लिक में शेयर बटे होते हैं। तो बेसिकली इसकी मालिक तो सरकार ही रहेगी, यानी गवर्नमेंट ही रहेगी। अभी आप लोगों को पता चला होगा कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट कहने का मतलब ये कि बैंकों को अपने पास कैपिटल मेंटेन करने के लिए अपने शेयर्स बेचने हैं और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी को कम करना है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर 75% किसी भी बैंक में हिस्सेदारी सरकार की है और 25% सिर्फ पब्लिक की है, तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि उठा करके 15% और शेयर बेच दिए जाएंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 60% हिस्सेदारी सिर्फ सरकार की रह जाएगी और 40% हिस्सेदारी पब्लिक की हो जाएगी। इससे बैंकों के पास पैसा जरूर आएगा, जबकि मालिक गवर्नमेंट ही रहेगी और हिस्सेदारी पब्लिक की बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, वो सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों की श्रेणी में आते हैं। और ये बैंक नेशनलाइज्ड हैं और सरकार के अंतर्गत अधिग्रहित हैं और पूरी तरीके से चलाए जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैटेगरी में नेशनलाइज्ड बैंक्स जो हैं वो लगभग 75% ओवरऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदार हैं भारत में। यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जितने भी हैं उनमें से लगभग 50 बैंक जो पूरे विश्व में शामिल किए जाते हैं, उनमें से एक स्टेट बैंक भी शामिल किया जाता है, क्योंकि स्टेट बैंक बहुत बड़ा ग्रुप है भारत सरकार का। याद रखेंगे हमेशा, दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है। रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से अगर चर्चा की जाए तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अमलगमेशन हुआ, बैंक्स मर्ज हुए हैं, और बैंक्स के मर्ज होने के बाद अभी सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि कभी 2014 की अगर हम बात करें तो 27 हुआ करते थे। तो 27 पब्लिक सेक्टर बैंकों से अब 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो सरकार जो है वो धीरे धीरे इन सभी बैंकों को मर्ज करती जा रही है। जो भी बैंक घाटे में है उन सभी घाटे वाले बैंकों को मर्ज किया जा रहा है किसी न किसी दूसरे बैंकों में। जैसे मर्ज्ड बैंकों की कैटेगरी देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें मैंने बताया था कि इसके एसोसिएट बैंक सारे के सारे, और एसोसिएट बैंकों के साथ भारतीय महिला बैंक का विलय हुआ था इसमें। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसमें देना बैंक और विजया बैंक के बारे में बात की थी मैंने। पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, ये सभी वो बैंक्स हैं जिनमें कोई ना कोई बैंक मर्ज हुआ है। जबकि कुछ इंडिपेंडेंट बैंक भी हैं जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक, इस पे कोई मर्ज नहीं हुआ और ये फुली ऑपरेट कर रहे हैं। यूको बैंक ये भी फुली ऑपरेट कर रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये भी ऑपरेट कर रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक ये भी ऑपरेट कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर रहे हैं भारत के अंदर। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंकों की चर्चा करें तो ये पूरी तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या किसी भी इंडिविजुअल, निजी संस्थानों या किसी भी एक व्यक्ति के स्वामित्व के अंतर्गत होता है। सरकार द्वारा कोई भी नियंत्रण इसमें नहीं किया जाता। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी नीतियां हैं वो उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंकों पर लागू होती हैं जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंकों पर। यानी निजी क्षेत्र के बैंकों और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में किसी भी तरह का भेदभाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नहीं किया जाता। उनकी नीतियां दोनों के लिए बराबर होती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक इस तरह के बैंक हैं जो कि नेशनलाइज्ड बैंक्स की सिमिलर लाइंस में काम करते हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि मेजॉरिटी स्टेक्स इन बैंकों में प्राइवेट फर्म का होता है या किसी इंडिविजुअल का होता है।
और इनकी इक्विटी में मेजर स्टेक्स भी प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के ही होते हैं या बिजनेस हाउसेस के होते हैं। कहने का मतलब इनके जो शेयर बिके होते हैं वो शेयर भी किसी न किसी निजी हितधारक के पास या व्यावसायिक राजघरानों के स्वामित्व के अंतर्गत होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में याद रखिएगा कि ये हमेशा प्रॉफिट मेकिंग पर काम डिपॉजिट लेकर के करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए बढ़िया मॉर्टगेज रखते हैं अपने पास ताकि उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, और फिनेंशियल एक्टिविटीज ये परफॉर्म करते हैं भारत के अंदर। परंतु एक बात हमेशा याद रखनी है आपको, इसके एग्जाम्पल्स में अगर देखें, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक इत्यादि, ये सभी भारत के प्राइवेट सेक्टर बैंकों की कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ करके अगर हम चर्चा करें कि फॉरेन बैंक्स क्या हैं, तो जितने भी बैंक बाहर के हैं परंतु भारत में उन्होंने अपनी ब्रांचेज ऑपरेट की हैं, चाहे यहां पर किसी बैंक के साथ मिलकर और चाहे इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्रित रूप से, अगर उन्होंने भारत के अंदर अपनी ब्रांचेज ऑपरेट की हैं, जैसे कि सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक, ड्यूट्स बैंक, आरबीएस, डीबीएस, बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, दोहा बैंक, ये सब कहीं ना कहीं बाहर हेडक्वार्टर्ड हैं परंतु भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो इन्हें फॉरेन बैंक कहा जाएगा। याद रखिएगा, दीज आर दी banks which have their headquarters out of the country and are operating their branches inside the India, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब इन्हें भी आरबीआई की पॉलिसी उसी तरह से माननी होती है जिस तरह से और सभी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंकों को माननी होती है। साथ ही साथ इनके ऊपर भी वही नियम लागू होते हैं जो नियम अन्य किसी भी बैंक पर लागू होते हैं। तो फॉरेन बैंक्स जिनका हेडक्वार्टर्स भारत से बाहर है और वो भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, यदि कोई भारत का बैंक जाकर के बाहर अपनी ब्रांच खोले, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इजराइल में अपनी ब्रांच खोली, तो उसे ओवरसीज ब्रांच कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कोई भी बैंक जो बाहर का है और भारत में आया तो भारत के लिए फॉरेन बैंक है, भारत के किसी बैंक की बाहर ब्रांच खुली तो वो भारत के लिए ओवरसीज ब्रांच है। इसी का जस्ट उल्टा अगर आप इजराइल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एसबीआई की जो ब्रांच इजराइल में ओपन हुई वो इजराइल के लिए फॉरेन बैंक है, जबकि इजराइल के किसी बैंक की ब्रांच उन्हीं के यहां ओपन होगी तो वो उनकी खुद की ब्रांच कहलाएगी, और अगर वो अपने किसी बैंक की ब्रांच भारत में ओपन करेंगे तो उसे ओवरसीज ब्रांच कहेंगे, ठीक है। ये फॉरेन बैंक की कैटेगरी इस तरह से डिसाइड की जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के हिसाब से, ताकि बैंकिंग फैसिलिटीज को सेटिस्फाई किया जा सके और लोगों की क्रेडिट नीड्स को फुलफिल किया जा सके। मतलब जो भी लोगों की ऋण जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का पूरा लाभ मिले, और इसी के उद्देश्य से इस रीजनल रूरल बैंक को बनाया गया था। हालांकि इस बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि इससे क्रेडिट सपोर्ट मिलता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस वो लोगों को। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो लोग हैं जिनकी इनकम सालाना 3 लाख रुपए से भी कम है, उन्हें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहा जाता है। और ये सभी सहायताएं जो रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी की तरफ से मिलने वाली हैं वो ईडब्ल्यूएस को फायदा पहुंचाती हैं, जैसे फार्मर्स हैं, जो ग्रामीण व्यापारी हैं, या जो छोटे छोटे व्यापार को ओन करते हैं, छोटे व्यवसाय के मालिक हैं, इन सभी लोगों को ये आरआरबी के थ्रू सुविधाएं मिलती हैं। रीजनल रूरल बैंक्स को रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के हिसाब से बनाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये रूरल बैंक्स जो होते हैं ये भी स्पेसिफिक लाइन पर काम करते हैं। इनका काम क्या क्या है देखिए, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल क्रेडिट सपोर्ट टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा ये कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स को ताकि उनकी पेमेंट प्रोसेस हो चुके, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें आरआरबी के थ्रू पेमेंट आती है। मनरेगा की बात करें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसके जितने भी हितग्राही हैं या बेनिफिशरीज हैं उन सभी को आरआरबी के थ्रू पेमेंट रिसीव होती है प्रॉपर तरीके से। तो ये इनका काम है। रीजनल रूरल बैंक में अभी हम लोग आगे चल करके थोड़ा सा ये भी समझेंगे कि इसकी स्थापना किस तरह से हुई, परंतु ये हमेशा याद रखिए कि ये जो बैंक हैं ये कभी भी किसी पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक से कम नहीं है, क्योंकि ये कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इनके
जो डेबिट कार्ड होते हैं उन डेबिट कार्ड को आप देखोगे प्रॉपरली उसी तरीके से डिजाइन होते हैं जिस तरह से किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक के। आइए रीजनल रूरल बैंक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। नरसिम्हन कमेटी द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई थी 1975 में कि आरआरबीज बनाए जाने चाहिए और उद्देश्य ये था कि क्रेडिट फैसिलिटीज छोटे छोटे फार्मर्स को, एग्रीकल्चर के लेबर्स को और जो कलाकार लोग हैं, आर्टिशन लोग हैं, उनके पास पहुंचे। आरआरबी इस समय पर रीजनल रूरल बैंक सिर्फ गोवा और सिक्किम को छोड़ करके भारत के सभी स्टेट्स में है। ये रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के हिसाब से चलाए जा रहे हैं और हमेशा याद रखिएगा कि इसमें 50% कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है और 35% उस बैंक का होता है जो बैंक इसे स्पॉन्सर करता है। याद रखिएगा स्पॉन्सरिंग बैंक हमेशा पब्लिक सेक्टर बैंक ही होंगे, तो पब्लिक सेक्टर बैंक विल स्पॉन्सर इट। अब फीचर्स देखिए, द एरिया इज लिमिटेड टू ओनली अ रीजन, यानी सिर्फ एक क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि ये पूरे के पूरे नेशनल लेवल पर कार्य करने लगे, तो यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इनका काम होता है एक स्टेट के। और साथ ही साथ ये बैंक्स जो होते हैं ये लोन सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर या कलाकारी के क्षेत्र से बिलोंग करता है, स्मॉल आर्टिशन है। लेंडिंग रेट्स थोड़े कम होते हैं कमर्शियल बैंकों के हिसाब से। साथ ही साथ मनी लेंडर्स जितने भी जमाखोर, साहूकार, सूदखोर लोग हैं, उन सभी को खत्म करने के लिए इंटेंशन से आरआरबीज की स्थापना की गई थी। और ये बैंक्स जो होते हैं कोऑपरेटिव बैंकों के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करते हैं, यानी कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को पूरी तरीके से मदद रीजनल रूरल बैंक्स की तरफ से मिलती जरूर है। तो आपको ये पॉइंट इसी तरीके से याद रखना है। यदि आप देखें रीजनल रूरल बैंक्स को और भी मजबूत करने के लिए एक रोड मैप बनाया गया है जिसमें आरआरबी 56 है और उन आरआरबी 56 को अब ला करके 38 करना है। रीजनल रूरल बैंक की आरआरबी की पहले खुद एग्जाम्स होते थे, बाद में इसे आईबीपीएस ने करवाना शुरू कर दिया। और आप देखिए आईबीपीएस के ही आरआरबी क्लर्क ऑफिसर स्केल 1 के एग्जामिनेशंस होते हैं। तो स्पॉन्सरिंग बैंक जो होते हैं वो कुछ आरआरबीज को एमलगमेट कर सकते हैं, मतलब उन्हें अपने आप में मर्ज कर सकते हैं। करंट स्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्पॉन्सरिंग बैंक का 35% और स्टेट गवर्नमेंट का 15% फंड इसमें है। ठीक है, याद रखिएगा 236 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए गए थे बजट में आरआरबीज को कैपिटलाइज करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। कैपिटलाइज करने का मतलब ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने मिलकर के, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से इस बजट में घोषणा की थी कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको 236 करोड़ रुपए उनमें सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं कोऑपरेटिव बैंकों की कैटेगरी में। कोऑपरेटिव बैंक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोऑपरेटिव बेसिस पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। किसी और बैंकों की तरह कोऑपरेटिव बैंक को भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट फंड करती है और इसके साथ साथ इनके जो फंड्स इकट्ठे हुए थे शुरू में, वो फंड्स इसी तरीके से इकट्ठे हुए थे कि लोन से, शेयर से लोगों ने इकट्ठे किए और सहकारी बैंक बनाया। सहकारी बैंक का मतलब ये होता है कि जो सहकारी आधार पर स्थापित हो। इसकी स्थापना भी धन एकत्र करके, जमा स्वीकार करके और ऋण देने के लिए ही की गई। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं इनमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती हैं उनका 51% से ज्यादा शेयर होता है। इसका मतलब ये कि सोसाइटी के बैंक्स कहलाएंगे। प्राइमरली इनको जब सेटअप किया जाता है तो फार्मिंग कम्युनिटी, यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं उनको सर्विस देने के लिए इसे उसी पर्पज से बनाया जाता है और बाद में लैंड या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे प्रोसेस भी किया जाता है और कोऑपरेटिव बैंक फिर बाद में इसे लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए भी योगदान देते हैं। कोऑपरेटिव बैंकों की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। रूरल क्रेडिट यानी कि जो भी ग्रामीण स्तर पर
रुपया पहुंचने की सुविधाएं थी वो ग्रामीण स्तर पर पूरी तरीके से बंद थी। जब कोऑपरेटिव बैंकों को खोला गया तो कोऑपरेटिव बैंकों की कैटेगरी के हिसाब से यदि आप देखें तो उनमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ये गांव-गांव में होती हैं। हर गांव की एग्रीकल्चर सोसाइटीज रिपोर्ट करते हैं डीसीसीबी यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, और हर जिले का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अपने स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक को पूरी तरीके से रिपोर्ट्स देता है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो हुआ था इंडिया के अंदर, 2004 में एक एक्ट बना था कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो उस कोऑपरेटिव मूवमेंट और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। रूरल कोऑपरेटिव जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं नेचर में। शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज वगैरह हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि स्टेट के, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेट कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये जो बैंक है ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत गिने जाते हैं कोऑपरेटिव बैंकों की कैटेगरी में। ठीक है, तो एससीआरडीबी स्टेट कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी है। फंक्शंस क्या क्या हैं कोऑपरेटिव बैंकों के? फंक्शन में सबसे पहले 1 मेंबर 1 वोट, एक सदस्य एक वोट के नियम के साथ काम करते हैं ये। और इनका जो मेन फंक्शन है वो कोई प्रॉफिट कमाने का नहीं है परंतु लॉस में जाने का भी नहीं है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, यूं कहें कि ब्रेक इवन पॉइंट पर ऑपरेट करने का है, बीईपी पर। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपको ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है। तो सारे के सारे बैंकिंग फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं वो सब क्रेडिट की सप्लाई, रेमिटेंसेस फैसिलिटीज, ये कोऑपरेटिव बैंकों के फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ फिनेंशियल असिस्टेंस देना लोगों को, उन्हें प्रोटेक्ट करना, जो सूदखोर या जमाखोर लोग हैं उनके जाल से मुक्त करना, उनके ऋण जाल से। तो कर्ज के जाल से बचाने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों की कैटेगरी काफ़ी काम कर रही है। साथ ही साथ ये लोन भी देते हैं रूरल मेंबर्स को, जैसे फार्मिंग का व्यवसाय है, पशुपालन का व्यवसाय है, दुग्ध उत्पादन का व्यवसाय है, हैचरी व्यवसाय है, पर्सनल फिनांस यानी व्यक्तिगत वित्त के लिए सभी ग्रामीण सदस्यों को इनकी तरफ से लोन सुविधा मिलती है। और अर्बन पॉपुलेशन को भी ये फाइनेंस करते हैं, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल यूनिट्स, होम फिनांस, कंज्यूमर फिनांस और पर्सनल फिनांस वगैरह भी वित्त पोषित होते हैं। तो याद रखिएगा, कोऑपरेटिव बैंकों की कैटेगरी भारत के रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से कार्य कर रही है। आगे बढ़ करके यदि हम समझें कि कोऑपरेटिव बैंकों की कैटेगरी में क्या क्या है, तो आप ये देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर में शॉर्ट टर्म में है एससीबी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जिन्हें कहा जाता है, 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो लगभग 13,000 से ज़्यादा ब्रांचेस। और प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लगभग 1 लाख से ज़्यादा विलेज लेवल पर पीएससीएस हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जबकि वहीं अगर बात की जाए स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक एसएलडीबी, इनके 19 स्टेट्स में लगभग 750 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक जो हैं पीएलडीबीज या पीसीएआरडीबी, जिसको प्राइमरी क्रेडिट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, वो लगभग 1050 से ज़्यादा ब्रांचेस। और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी वित्तीय संस्थान नेशनल और स्टेट लेवल पर हैं। वित्तीय संस्थानों की मौजूदगी लॉन्ग टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर को पूरा शेप देती है। आगे बढ़कर के अगर हम लोग समझें कि डेवलपमेंट बैंक कौन कौन से हैं भारत के अंदर, तो डेवलपमेंट बैंकों की श्रेणी में सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेवलपमेंट बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक की कैटेगरीज को हम लोग पढ़ते हैं। इनमें से डेवलपमेंट बैंकों की सबसे पहली कैटेगरी में है आईएफसीआई, आईडीबीआई और सिडबी। अब इन तीन कैटेगरीज में
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक। तो एक एक करके अगर इन्हें पढ़ना शुरू किया जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम चर्चा करें, 1 जुलाई 1964 को ये बैंक स्थापित हुआ था, लेकिन शुरू में इसका काम था सिर्फ और सिर्फ लोन इंडस्ट्रीज को देना। जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज बनती थी उन सभी को लोन देते थे और बाद में वो इंडस्ट्रीज इनका लोन चुकाती थी। ये बेसिक फंक्शन था इसका। 2004 में इसे कमर्शियलाइज कर दिया गया, यानी वाणिज्यिक कर दिया गया। लोग भी इसमें अकाउंट खुलाने लगे और लोगों के अकाउंट खुलने के बाद ये प्रॉपर बैंकिंग का कार्य करने लगा, न सिर्फ लोन देने का बल्कि लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का कार्य भी ये करने लगा। 2010 में इस बैंक को नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और राष्ट्रीयकृत करने के बाद यह पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन बैंक हो गया। इसका कार्य है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंगेज्ड हैं। टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना यानी सहायता देना, स्पेशली प्रचार प्रसार करने के लिए और इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के लिए, और मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिसर्च पर फोकस करना, सर्वेस पर फोकस करना ताकि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। तो इन पर ये आईडीबीआई बैंक कार्य करता रहा है और इस समय पर अगर कहें तो ये इन पर कार्य करता ही है, परंतु साथ साथ ये कमर्शियल बैंक भी हो गया है जिसमें लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं और जाकर के बैंकिंग करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की यदि बात करें तो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को और इसका फंक्शन है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करना, यानी सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देना है। इसका फंक्शन प्लानिंग करने का है, योजना बनाने का, प्रमोट करने का यानी बढ़ावा देने का, ताकि एक्सपोर्ट हमारे देश से ज्यादा बाहर के देशों में हो सके। इसके अलावा टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल असिस्टेंस जो भी हो सकती है वो सभी प्रमोशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए या एक्सपेंशन के लिए एक्सपोर्ट के की जाए। तो मतलब कि जितने भी भारत के अंदर जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ये बेसिक काम किया जा रहा है, जिसमें से टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल असिस्टेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत दी जाती है। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट भी आता है जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उन सभी को फंड्स देने का काम ईसीजीसी के अंतर्गत आता है। आगे चल करके इसके एक और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली मार्केट और इन्वेस्टमेंट सर्वे करना, किनका, टेक्नो इकोनॉमिक स्टडीज जो कि एक्सपोर्ट को डेवलप करें, गुड्स एंड सर्विसेज को भारत से बाहर पहुंचाएं। तो माल और सेवाओं के निर्यात के विकास से संबंधित बाजार और निवेश सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने के लिए एक्जिम बैंक कार्यरत है और पूरी तरीके से ये इस काम को अभी तक करता आ रहा है। अगला जो डेवलपमेंट बैंक है उस कैटेगरी में हम लोग देखते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक को। 9 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना हुई। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 100% स्टेक्स हुआ करते थे इसमें, अब नहीं है। बेसिक काम है इसका स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना, डेवलप करना, यानी कि विशेष आवास वित्त संस्थान को बढ़ावा देना, विकसित करना, उनको रिसोर्स संसाधन जुटाने में मदद करना, उनकी क्रेडिट को हाउसिंग के लिए एक्सटेंड करवाना, उन्हें बढ़ावा देना, ऋण देने के लिए विशेष विकास करके उन्हें देना ताकि उनको फायदा हो। दूसरा ये कि रीफाइनेंस फैसिलिटीज देना उन सभी हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और शेड्यूल्ड बैंक्स को जो लोगों को घर बनाने के लिए लोन देते हैं। तो नेशनल हाउसिंग बैंक का ये सपना है कि हर भारतीय के पास अपना खुद का घर हो। तो आवास वित्त संस्थानों और अनुसूचित बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। आगे बढ़कर के यदि हम समझें, नेशनल हाउसिंग बैंक का कार्य गारंटी प्रोवाइड करवाने का भी है और अंडर राइटिंग फैसिलिटीज हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ साथ रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, यानी कि संसाधनों को जुटाने के लिए, हाउसिंग को क्रेडिट देने के लिए, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस जिनकी वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए से नीचे हैं उनको केटर करने के लिए, उन्हें पूरी तरीके से भारत में मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई है।
राष्ट्रीय आवास बैंक का एक और कार्य है कि ये गाइडलाइन प्रोवाइड करवाता है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को ताकि उनकी हेल्दी ग्रोथ हो सके, और साथ ही साथ सभी एजेंसीज जो हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड हैं उन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करता है और कोऑर्डिनेट करके लोगों को कनेक्ट करते हैं ये। तो बेसिकली सभी हाउसिंग फाइनेंस एजेंसीज को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उन्हें मदद भी देने का काम नेशनल हाउसिंग बैंक करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक के अलावा अब हम लोग चर्चा करते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की। ये जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड है, इसे बी शिवरमन कमेटी द्वारा 1981 में पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया था और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी एज पर दी नाबार्ड एक्ट 1981। तो नाबार्ड एक्ट 1981 के बिनाह पर इसकी स्थापना की गई और नाबार्ड बैंक जो है ये सभी तरह की एग्रीकल्चर और रूरल फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी भारत के अंदर समस्याएं हैं उन सभी को एड्रेस करता है और उन्हें प्रॉपर अपनी तरफ से पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। यदि फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस इसके बहुत सारे हैं। पॉलिसी बनाना, गाइडलाइंस बनाना ताकि रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छे से कार्य कर सकें, ग्रामीण वित्तीय संस्थान के लिए अच्छी नीति और दिशा निर्देश हों, साथ ही साथ क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो रूरल डेवलपमेंट पर यानी ग्रामीण विकास पर कार्य करते हैं, क्रेडिट प्लान्स को प्रिपेयर करना ताकि सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत क्रेडिट पोटेंशियल का आइडेंटिफिकेशन हो सके, यानी सालाना क्रेडिट योजनाओं की तैयारी करने के लिए सभी जिलों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंकों को और रीजनल रूरल बैंकों को हेल्प करना ताकि उनके डेवलपमेंट एक्शंस पूरे तरीके से कार्यरत हो सके। रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी और स्पॉन्सर बैंक्स जो होते हैं उन सभी को एक समझौते के अंतर्गत लेकर के आना कि स्टेट गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव बैंक मिल करके आरआरबीज की हालत को सुधार करेंगे और रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत जितनी सब्सिडी आती हैं वो सारी की सारी सब्सिडी नाबार्ड के थ्रू ही आती हैं। तो नाबार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि आरआरबीज को पूरी तरीके से इस समय पर ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है। फिनेंशियल सपोर्ट देना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को और आरआरबीज को, ताकि फिनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से ये सभी आगे बढ़ सकें और फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना कोऑपरेटिव बैंकों को ताकि उनके इंप्रूव्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो सके, उनकी कंप्यूटराइजेशन ऑपरेशन की प्रोसेस हो सके और साथ ही साथ उनके ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सके। इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि नाबार्ड बैंक द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली बेहतर बनाई जाए, कंप्यूटरीकरण किया जाए और मानव संसाधनों के विकास के लिए वित्तीय सहायता नाबार्ड की तरफ से आरआरबीज और स्टेट के कोऑपरेटिव बैंकों तक पहुंचे। साथ ही साथ आरआरबी का इंस्पेक्शन करने यानी उसके निरीक्षण करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत नाबार्ड की है और साथ ही साथ स्टेट कोऑपरेटिव जो SCARDB होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इन सभी पर वॉलंटरी बेसिस पर निरीक्षण करने की जिम्मेदारी हमारे नाबार्ड की है। अच्छा, डेवलपमेंट बैंकों में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की जरूर चर्चा करेंगे। सिडबी जिसका हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है, स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को। पार्लियामेंट में एक एक्ट बना था और इसका काम है जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या जिन्हें हम लोग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, उन सभी उद्योगों को बढ़ावा देना, वित्त पोषण करना और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि ये पूरी तरीके से डेवलप हो सके। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इसी चीज पर फोकस कर रही है कि एमएसएमई सेक्टर को जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा उतना ही बेहतर ये कार्य हो सकेगा। मैंने कहा इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और साथ ही साथ ये एमएसएमई को क्रेडिट फ्लो प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उन्हें स्ट्रेंथन किया जा सके, उन्हें मजबूत किया जा सके और जो इकोसिस्टम या फिनेंशियल और डेवलपमेंट गैप है उसको फुलफिल किया जा सके पूरे के पूरे कंट्री में। करेंटली अगर हम लोग बात करें तो सिडबी में सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ 29 और इंस्टीट्यूशंस यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के शेयर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर्स हैं और इसे पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। तो आपका कार्य यह है कि कमेंट सेक्शन में मैंने जितने बैंक आपको बताए हैं उन सभी बैंकों के आपको हेड का नाम लिखना है, यानी कौन उसके प्रमुख हैं और जो ये कार्य कर चुके हैं।
हमारे आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। अगले सेशन में आपसे मिलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बातें करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, ताकि जानकारी उन्हें मिल सके, और इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।